बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका पार्ट 17 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 17 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है ना आपका, अगर आप इसको बिल्कुल आसानी से समझना चाहते हैं तो इसको 3 हिस्सों में जो ना आप डिवाइड कर दें। सबसे पहले 3 पार्ट्स में ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दें। जो इसका पहला हिस्सा है ना इस पूरे चैप्टर का, वो आपको केसी के बारे में जो बताता है ना, उसमें आपके पास ये बीकर है, ठीक है, इसमें रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट जो है, ये जो रिएक्टेंट है ये या तो सॉलिड है, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है भाई। एक हिस्सा तो आपका ये हो गया जो केसी वाला, ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास सॉलिड प्लस लिक्विड। जो दूसरा वाला आपका पोर्शन है, इसके अंदर आपके पास सिर्फ गैसेस होती हैं, गैसेस। और जो तीसरा वाला आपका पोर्शन है, इसमें सिर्फ आपके पास आयंस होते हैं, आयंस। पहला वाला पोर्शन आपके पूरा चैप्टर डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। केसी में सॉलिड या लिक्विड जो है, ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके दरमियान केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है आपके इसका पूरी तरतीब से चैप्टर का, वो गैसेस की बात की जा रही है। और तीसरा पोर्शन और आखिरी जो आपके इस चैप्टर का हिस्सा है, वो आयंस के बारे में बात करता है, आयंस की इक्विलिब्रियम, गैसेस के इक्विलिब्रियम। जब गैसेस के इक्विलिब्रियम की बात की जाती है तो पार्शियल प्रेशर की बात की जाती है, पार्शियल प्रेशर की बात की जाती है, और इसमें केपी आ जाता है। सॉलिड लिक्विड की कंसंट्रेशन की बात की जाती है। सॉलिड लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन, और इसमें हमारे पास केसी होता है, ठीक है। और जब आयंस की बात की जाती है तो इसमें हमारे पास केएसपी होता है, केएसपी, केएसपी। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन की बात की जाती है, लेकिन किसकी कंसंट्रेशन की बात की जाती है? आयंस की कंसंट्रेशन की। तो इस आयंस की जब बात करते हैं तो केएसपी की बात करते हैं, गैसेस की जब बात करते हैं तो केपी की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड की जब बात करते हैं तो केसी की बात करते हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यही तरतीब है पूरे चैप्टर की। शुरू में केसी की बात की गई, फिर केपी की, फिर केएसपी की। अब आपको जो करना है ना, वो सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि आपको इक्वेशन तो दी जाएगी, ये बात तो तय है। जो इक्वेशन आपको दी जाए उसमें आप ज़रा ये चीज़ चेक कर लीजिए कि आया वो जो रिएक्टेंट आपको दिए गए हैं और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड वाली कैटेगरी में आते हैं, या फिर वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेस वाली कैटेगरी में आते हैं, या फिर वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आयंस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये बात जहन में रखिए, क्योंकि अभी जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ना, उसमें यही मसला है। क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, आप इसमें गुम हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता पहले क्या किया, बाद में क्या किया है, केसी केपी कब बन गया, केपी जो है केएसपी कब बन गया, क्यूसी कैसे आ गया, क्यूएसपी कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग हैं। तो इसीलिए इसका हल ये है कि आप इसको पहले हिस्सों में डिवाइड करें और अलग अलग ट्रीट करें इसको, ठीक है। ये आपके चैप्टर का पहला हिस्सा है, ये आपके चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, ये आपके चैप्टर का तीसरा हिस्सा है। और इनको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है, केमिकल इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं या आयंस हैं। समझ आ रही है बात आपको? अब चलते हैं इस मसले की तरफ। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसको जहन में रखिएगा, इसको बल्कि नोट कर लें अपने पास। मुझे अगर वक्त मिला तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो पूरे चैप्टर को 1 शॉट में भी जो है, भले 1.5-2 घंटे की वीडियो बने, पूरा चैप्टर 1 शॉट के अंदर जो है वो निपटा दूँ, ये कर लूँ। अच्छा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, इसमें तो आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है, डिफाइन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन बता दीजिए और केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बता दीजिए। ये पेज नंबर 140 पे इसके जवाब जो हैं वो मौजूद हैं,
आपके पास नोट्स में भी होंगे, मैं भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं जो कि रिवर्स करते हैं, दोबारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं। रिएक्शन अभी पूरा हो ही नहीं पाता कि रिएक्टेंट जो है जितना प्रोडक्ट बना होता है वो दोबारा रिवर्स करता है, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है। इस किस्म के केमिकल रिएक्शंस को रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, कॉमन सेंस की बात है कि कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जितने रिएक्टेंट आपने इन्वॉल्व किए हैं केमिकल रिएक्शन में वो सब के सब कंज्यूम हो चुके, वो सब के सब ख़त्म हो चुके और उनसे एक प्रोडक्ट सब की सब बन चुकी, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये मामला है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, धीरे धीरे करते रहते हैं, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनती रहती है, थोड़े टाइम बाद प्रोडक्ट जो है वो फिर दोबारा रिवर्स गियर मारती है, रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? बार बार ये समझाता हूँ कि भाई ये क्या है, इस क्या का जवाब आपके पास होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, ये मार्कर है, इसका टू द पॉइंट जवाब ये है। सिंधी में, उर्दू में, इंग्लिश में या लैंग्वेज ज़बानों के अंदर किस्से कहानियाँ होती हैं, साइंस में किस्से कहानियाँ नहीं होती। टू द पॉइंट ब्रीफ आंसर होता है, दिस 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 एंड दिस। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट है, हालत है, एक हालत का नाम है, एक स्टेट का नाम है। किसकी हालत है ये? मेरी हालत है, आपकी हालत है, इस मुल्क की हालत है? नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम असल में केमिकल रिएक्शन की एक हालत का नाम है। क्या हो रहा है इस हालत के अंदर केमिकल रिएक्शन को? केमिकल रिएक्शन जो है उसने इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लिया है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या हुआ? आसान सा मतलब ये हुआ कि ये जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है इसने इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिएक्टेंट का रेशो है, जितना रेशो रिएक्टेंट का जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही रेशो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। रेशो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा मामला केमिकल रिएक्शन के साथ हो जाए, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के साथ हो जाए कि बराबरी वाला मामला हो जाए रेशो का, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया, ये केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। और इसी केमिकल रिएक्शन की इसी हालत को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिर इसी का नाम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है। इसी का नाम, केमिकल इक्विलिब्रियम का ही दूसरा नाम हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी देते हैं, क्योंकि ये मुस्तकिल हालत हरकत में है, ये मुस्तकिल हरकत में है, ये स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें मुस्तकिल हरकत में है मामला, ऐसा इक्विलिब्रियम वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, मैं बार बार एक बात समझाता हूँ कि भाई आप सवाल को समझा करें पहले। सवाल आपसे बोल क्या रहा है, इसमें आपसे कोई सॉल्व करने की नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी, बस आपसे इतनी बात कर रहा है। राइट, राइट का क्या मतलब है? बच्चों को भी पता है, इसका मतलब है लिखना। आपने सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है आपने? एक्सप्रेशंस लिखनी है। एक्सप्रेशन मतलब बोलें तो फॉर्मूला, आसान लफ्ज़ों में, लेकिन ये दूसरे फार्मूला से थोड़ा सा चेंज होता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होता है अभी बता देता हूँ आपको। एक्सप्रेशन जो है वो दोनों की लिखनी है, केसी की भी लिखनी है और केपी की भी लिखनी है ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ये पहला रिएक्शन आ गया, ठीक है। इसमें बता रहा है आपके पास 2NO, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं और हाइड्रोजन गैस के 7 मोल हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की पहचान आ गई। 2 मोल जो है इससे अमोनिया के बनेंगे और 4 मोल जो है इससे वाटर के बनेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब केसी याद आ गया। केसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो किस हालत में है, सॉलिड या लिक्विड हालत में है, ठीक है। और केपी की अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास गैशियस हालत में है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अगर इसका हम केसी भी फाइंड आउट करें, केपी भी फाइंड आउट करें, तो आप बोलेंगे सर ये तो क्या, ये तो ना तो मुकम्मल सॉलिड लिक्विड वाली हालत में है, ना तो ये मुकम्मल गैशियस वाली हालत में है। जी एग्जैक्टली यही बात है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। अगर आप ये देखें, वाटर गैशियस हालत में है, अमोनिया गैस जो है ये गैस की हालत में है, ये लिक्विड की हालत में है, ये गैस की हालत में है, ये हाइड्रोजन गैस जो है
ये गैस की हालत में है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी गैस की हालत में है। वाटर जो है वो गैस की हालत में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बात तो ये कि ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो मिक्सचर वाला मामला है, इसमें गैसेस भी हैं और इसमें लिक्विड भी है, सॉलिड नहीं है। तो ये एग्जैक्टली ये के में भी आ जाएगा। और अब क्योंकि केपी के अंदर हम सिर्फ गैसेस को देखते हैं तो यहाँ पर गैसेस भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, शुरू में जो मैंने केसी और केपी की बात बताई थी वो एक अपेरेंटली मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी कि भाई ताकि आप बुनियादी फ़र्क रखें, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा इस बात को, ज़रूरी नहीं है कि अगर सारी गैसेस हैं तो हमने केपी ही लेना है, ये ज़रूरी नहीं है। एक्सप्रेशन की हद तक हम इसको केसी में भी लिख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं सारी गैसेस हैं, ये लिक्विड है ही नहीं, तो फिर तो आप केपी के पीछे ही पड़ जाएंगे ना, बोलेंगे भाई ये तो केपी वाला ही एक्सप्रेशन इसकी बनेगी, केसी की तो बनेगी नहीं। नहीं, ये कोई मसला नहीं है, आप इसको केसी में भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा सवाल है ना वो सिर्फ इतना ही है कि भाई एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो एक्सप्रेशन की लिखने की हद तक मामला कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है भाई। दो वजूहात मैंने बता दी, एक तो दोनों किस्म की सिचुएशंस हैं, गैसेस और लिक्विड वाली, इसलिए केसी केपी दोनों ही चलेंगे। दूसरा, एक्सप्रेशन के लिखने की हद तक जो है आप जो है केसी में भी लिख सकते हैं, केपी में भी इसको लिख सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि भाई केपी में भी लिखो, ठीक है। तो इसकी एक्सप्रेशन लिखने के लिए अगर हम केसी को लें पहले, केसी, तो केसी की एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो मोल लिखे हुए हैं ये पावर की शक्ल में आएंगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको चाहिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए। तो ऊपर जो आते हैं प्रोडक्ट आते हैं, नीचे जो आते हैं वो रिएक्टेंट आते हैं, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं। अब यहाँ पर ये अमोनिया को लिख देते हैं NH3, और ये जो इसकी पावर की शक्ल में आ गई। इसी तरह H2O को ले लीजिए और ये इसकी पावर की शक्ल में आ गई। इसी तरह रिएक्टेंट ले लें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इसका कोफिशिएंट ये पावर की शक्ल में आ गया। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस को ले लें तो ये इसका कोफिशिएंट पावर की शक्ल में आ गया। ये केसी की एक्सप्रेशन हो गई। केपी की एक्सप्रेशन लिखते हुए यही सब कुछ होगा, यही स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, न्यूमरेटर के अंदर प्रोडक्ट आएंगे, डिनोमिनेटर के अंदर रिएक्टेंट आएंगे, सब कुछ वही होगा, क्योंकि केपी जो है वो पार्शियल प्रेशर्स को रिप्रेजेंट करता है गैसेस के, इसलिए इसके साथ पी 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 और पी आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ वही होगा, सेम है NH3, ठीक है। और ये इसकी पावर N, और इसके बाद क्या है H2O और ये इसकी पावर, उसके बाद NO2 और ये इसकी पावर, फिर हाइड्रोजन गैस और ये इसकी पावर। देखा आपने, ये केसी हो गया और ये केपी हो गया। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? कुछ भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। वही यहाँ के कोफिशिएंट्स जो हैं वो पावर की शक्ल में आ रहे हैं, समझ आ रही है बात आपको। और वही हमने न्यूमरेटर के अंदर प्रोडक्ट को रखा है, डिनोमिनेटर के अंदर रिएक्टेंट को रखा है, बिल्कुल सही। वही स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यूज़ किए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, केपी के लिए हमने जो है वो सिर्फ पी एक्सप्रेशन में इसकी लिखा है, ताकि ये बात क्लियर हो कि यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर्स चाहिए। अमोनिया का भी पार्शियल प्रेशर चाहिए, वाटर का भी, इसका भी, इसका भी। अब इसका पार्शियल प्रेशर वाटर का कैसे हो सकता है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि वाटर वेपर्स की शक्ल में भी होते हैं, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, दूसरी एक्सप्रेशन इसकी देख लें। दूसरी इक्वेशन जिसके बारे में ये बोल रहा है कि इसका जो है वो आपने हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, इसके 2 मोल हैं, ठीक है, ये भी गैशियस वाली फॉर्म में। अच्छा, वो पहले वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी थी उसके आखिर में H2O के आगे G भी लिखा हुआ है, मतलब ये H2O क्या है? वाटर वेपर की शक्ल में है, पानी वाटर वेपर की शक्ल में। तो उसके लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट ही मैंने ख़त्म कर दिया
ठीक है, ताकि टेंशन ही ख़त्म। अच्छा, फिर उसके बाद 3 मोल ऑक्सीजन के हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2H2S, ये भी गैशियस की फॉर्म में है, ये भी ऑक्सीजन जो है ये भी गैशियस की फॉर्म में है, ठीक है। और उसके बाद 2H2O प्लस 2 मोल और 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड के हैं, ये भी जी लिखा हुआ है इसके साथ, गैशियस की फॉर्म में है, गैशियस की फॉर्म में, ठीक है भाई। ये 2 मोल हो गए इसके, और 3 मोल ऑक्सीजन के हो गए, 2 मोल वाटर के हो गए, 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड के हो गए। अब यहाँ पर इसके अंदर Kc, अब देखें सब गैसेस के अंदर हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि एक्सप्रेशन की हद तक आप Kc की शक्ल इसको दे सकते हैं, वही। अब Kc और Kp मैं दोनों एक साथ ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट रिएक्टेंट के लिए, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट रिएक्टेंट के लिए, ठीक है भाई। अब यहाँ प्रोडक्ट आ जाएंगे, क्योंकि Kc की बात हो रही है तो H2O आ गया, और ये इसकी पावर यहाँ आ गई, सल्फ़र डाइऑक्साइड आ गया, ये इसकी पावर यहाँ आ गई, नीचे हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी पावर ये यहाँ आ गई, और ऑक्सीजन जो गैस है इसकी पावर यहाँ आ गई। पार्शियल प्रेशर Kp की बात करेंगे तो वही Pp आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। H2O 2 सल्फर डाइऑक्साइड 2 हाइड्रोजन सल्फाइड 2 और ऑक्सीजन गैस 3, ठीक हो गया भाई। ये दोनों एक्सप्रेशन इसकी हो गई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपसे बोल रहा है कि उसकी डेफिनेशन बता दीजिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? खैर ये तो हम वीडियोस के अंदर सब डिस्कस कर ही चुके हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम से समझ जाइए, अब आइंस वाला मामला हो गया, ठीक है। Kc की बात नहीं होगी, Kp की बात नहीं होगी, Ksp की बात होगी, आइंस की, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? ये भी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Kc क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Kp क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी, Kp भी और Ksp भी। तो ये Ksp ही है जिसको इन शॉर्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे कहा जा रहा है। ये इक्विलिब्रियम किन के दरमियान कायम हो रहा है? ये आइंस के दरमियान कायम हो रहा है, ठीक है, आइंस के दरमियान, और जिसको हम Ksp से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब और आगे क्या बात कर रहा है यहाँ पर? राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ भी आपसे लिखने की कह रहा है। इसका जो बी पार्ट है इसके अंदर, राइट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आपको लिखना है। 4 इसने कंपाउंड दिए हैं। बेरियम फ्लोराइड है, बेरियम फ्लोराइड है। नंबर 2 पे है हमारे पास लिथियम ऑक्जेलेट है, लिथियम ऑक्जेलेट है। नंबर 3 के ऊपर हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। और नंबर 4 पे हमारे पास सिल्वर फॉस्फेट है, सिल्वर फॉस्फेट है, सिल्वर फॉस्फेट है। इनको एक नज़र देख लूँ, गड़बड़ नहीं हो जाए कहीं। बेरियम फ्लोराइड है, लिथियम ऑक्जेलेट है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सिल्वर फॉस्फेट है, ठीक हो गया। इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखनी है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल बात जो आपको याद रखनी है, देखिए मैंने भी याद की है, कुछ चीज़ें आपको भी याद करनी पड़ेंगी। ये आइंस जो है या चार्ज जो है इसके ऊपर आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कई नाम हैं इसके, या नॉर्मली आप इसको वैलेंसी वैलेंसी भी बोलते रहते हैं।
लाइक दिस। इसको अगर हम लेना पहले, इसको बेरियम फ्लोराइड, इसको बीकर में जब आप डालेंगे पानी के अंदर तो ये आयनाइज होगा, ये आयनाइज होगा बेरियम फ्लोराइड। अब ये बेरियम जो है मुझे पता है इसका, और आपको भी याद रखना है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है बेरियम आयन के ऊपर, ठीक है। और इसका शॉर्टकट एक और बता दूं, फ्लोराइड के साथ ये जो 2 लिखा हुआ है तो समझ जाइए, जिस तरह +2 -2 होता है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर मैं आपसे आसान सी बात पूछता हूँ कि भाई ये +2 को कैंसिल करना है तो इसको किससे कैंसिल करूँ, तो आप फ़ौरन जवाब देंगे सर -2 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसी बात है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर ये आइंस में जो मामला होता है ना, वो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स वाला होता है, बड़ा आसान है, आप इस बात को जहन में रखें। अब मुझे एक का पता है ना बेरियम का या फ्लोराइड का मुझे पता है, तो मैं खुद आइडिया लगा लूँगा कि यार दूसरे का क्या होगा, क्योंकि यही वाला मामला इसके अंदर होगा। मुझे बेरियम का पता है कि इसका +2 चार्ज है। अब फ्लोराइड जो है अगर दो हैं तो यकीनन इन दो में से एक का -1 होगा, दूसरे का भी -1 होगा, क्योंकि -1 -1 -2 हो जाता है, तभी जाके बेरियम का +2 जो है इसका मसला हल होगा। समझ में आ रही है बात आपको, ये इस तरह से। तो ये दो जो लगे मैं इससे मैं समझ गया, एक तो ये वाला मामला है कि ये इसका टोटल जो बनेगा वो -2 बनेगा, और बेरियम का +2 है और इसका फ्लोराइड का -2, इस तरह टोटल बना, ये कैंसिल वाला मामला यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल मैथमेटिक्स के मुताबिक। ये सब के साथ है, ठीक है, ये बात जहन में रखें। अच्छा, अब इक्वेशन में जब हम लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन में जब हम लिखते हैं, तो हमें इसी 2 को यहाँ लाना होता है, क्योंकि देखें यहाँ नहीं लिख सकते इस तरह से, अब हम यहाँ नहीं लिख सकते, फ्लोरीन को हमें इस शक्ल में लिखना पड़ेगा। अगर इस शक्ल में लिखेंगे, इसके ऊपर -1 है, ठीक है, या सिर्फ आप माइनस लगा दें, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि भाई ये 2 है। राइट हैंड साइड पे आइंस में हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, नीचे छोटे नंबर नहीं आते, सबके साथ नहीं आते, ठीक है, कभी आएंगे भी, लेकिन बुनियादी बात यहाँ पर यही है, ठीक है। अब वो बोल रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इसकी लिखें। अब वही बात है KC KP, उनका तरीका आपने देख लिया। KSP थोड़ा सा टेढ़ा है मामला। जब KSP की हम सॉल्युबिलिटी इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो पहली बात इसके अंदर ये वाला मामला तो होता ही नहीं, डिवाइड वाला जी, जो ये है बस ये आ जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट उठाने होते हैं। ये इसमें बेरियम आ गया अपने चार्ज के साथ, और इसमें फ्लोराइड आ गया अपने चार्ज के साथ, और ये 2 जो लिखा हुआ है, ये ज़रा समझ लीजिए कि जब भी मोल इसके साथ आयोनिक कंसंट्रेशन के अंदर ये नंबर लिखे हुए होते हैं मोल, ये 2 जगह पे आते हैं। एक तो ये यहाँ भी आएगा, दूसरा ये यहाँ भी पावर की शक्ल में भी आएगा। फ़र्क देख रहे हैं आप KC KP और KSP के अंदर, ये फ़र्क नोट करें। मैंने कहा ना ज़िंदगी आसान हो जाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम जो इतना अजाब बना हुआ है ना, आप इजी हो जाएगा सारा मामला। अब ये -1 नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ माइनस लिखते हैं, तो ये 2 जगहों पे आएगा, यहाँ भी यहाँ भी। ये KSP की बन गई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, ये बन गई। पहला वाला मामला हल हो गया। अब इसकी तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, लिथियम ऑक्जेलेट, लिथियम ऑक्जेलेट ये। अब इसके अंदर भी वही सिस्टम। अब देखें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको, सब चीज़ें ट्रिकों से तो चलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। मुझे लिथियम का पता है, लिथियम के एक का पता है मुझे कि ये प्लस है। यहाँ लिथियम कितने हैं, 2 हैं, तो एक और लिथियम होगा। अब ये +1 है, ये भी +1 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 टोटल। अब ये बात तय है कि अगर लिथियम जो है +2 चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये, तो ये जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली ये -2 कर रहा होगा, 100% ये -2 कर रहा होगा। समझ आ गई बात। अब इसकी इक्वेशन बना है लिथियम, ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ भी 2 आ जाएगा, और पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, लिथियम ऑक्जेलेट, ठीक है। अब ये लिथियम क्या होगा, इसके साथ
ये प्लस, और ऑक्सिलेट आयन के साथ, इसको ऑक्सिलेट आयन कहते हैं, -2। अब देखें ऑक्सिलेट आयन के साथ जो है ना, मुझे यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिथियम के साथ मुझे 2 लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब जो है इसका हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इसकी बना लेते हैं। ये हो गया, ये पहले लिथियम को ले लें, तो लिथियम ये आ गया अपने चार्ज के साथ। ये जो 2 लिखा हुआ है ये 2 जगहों पे जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलेट आयन जो इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इसका, तो सिर्फ इसकी आयोनिक कंसंट्रेशन ही हम लेंगे। बस ये बन गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। बेतहाशा गलतियाँ होती हैं। देखिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, एकेडमीज़ कोचिंग्स में पीडीएफ जो आपको मिलते हैं मैंने देखे हैं। ठीक है, और बदकिस्मती से आपको बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता। यूट्यूब की दुनिया में ही, यूट्यूब के ऊपर भी हमारे दर्जनों भाई मौजूद हैं, या तो जानबूझ के गलत जानबूझ के तो नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है ना, स्टूडेंट का तो नुकसान है ना। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, हज़ारों सब्सक्राइबर्स हैं, कौन पूछता है, कौन देखता है? वो जो बता देते हैं वो तो बच्चा तो वो तो कर जाता है, उसे क्या पता। स्टूडेंट के लिए तो टीचर क्या है समझ लीजिए आप, और फिर आखिर है ना, जो उसने बता दिया वो उसने कर लिया, ख़त्म हो गई बात। लेकिन हम दूसरे जो हैं जानने, वो तो देख रहे हैं ना कि यार अगला गलत कर रहा है, उससे हज़ारों स्टूडेंट्स जो उसके सब्सक्राइबर्स बैठे हुए हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। वही वो कॉन्सेप्ट लेके अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं, वही वो कॉन्सेप्ट लेके एंट्री टेस्ट में बैठते हैं, फिर पीडीएफ का ढेर मिलता है, उनमें बेतहाशा मिस्टेक है। कोचिंग्स वगैरह में, एकेडमीज़ में, कॉलेजेस में जो करवाने वाले हैं, लिखवाने वाले हैं, बदकिस्मती हमारी ये है कि वहाँ भी ढेरों ढेर मिस्टेक है। इवन बुक्स में मिस्टेक्स हैं, मैं ठीक कर कर के थक गया हूँ। गूगल की तरफ आइए तो ढेरों ढेर वहाँ पे जो ना महापुरुष ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, और बेतहाशा मिस्टेक्स हैं। ऑथेंटिक वेबसाइट्स देखनी है, केमिस्ट्री लाइबर टेक्स्ट की तरफ जाइए, आप विकीपीडिया की तरफ जाएं, ब्रिटानिका की तरफ जाएं। ठीक है, ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यूट्यूबर जो भी हैं दूसरे जो कि वीडियोस बना रहे हैं, आप अपना नुकसान नहीं करें 5-10 मिनट की वीडियोस के पीछे के, यार 5-10 मिनट में हमारा मसला हल हो जाता है। भाई ऐसे हल का क्या फ़ायदा जो आपको गलत सिमत में ले जाए, जो आपकी तबाही कर दे एग्ज़ाम में भी और आपके एंट्री टेस्ट में भी। समझ में आ रही है बात? तो इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है खुदारा उसको थोड़ा सा चेक कर लें, नहीं तो आप अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, अपने एंट्री टेस्ट की भी तबाही करेंगे, फिर रोते रहेंगे कि हमने रात भर तो पढ़ा सर, लेकिन हम तो क्या हो गया ये। भाई यही हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया बात पे। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको आप पानी में डालेंगे तो यहाँ से मैग्नीशियम आयंस बनेंगे। अब इसका मुझे पता है ये +2 है, अगर ये मैग्नीशियम +2 है तो एग्जैक्टली ये कार्बोनेट -2 है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया मैग्नीशियम +2 प्लस कार्बोनेट आयन -2। इसका तो कोफिशेंट है ही नहीं, तो इसकी Ksp की जो वैल्यू बनेगी वो बहुत ही आसान बनेगी। सिर्फ आपको आयोनिक कंसंट्रेशन चाहिए। मैग्नीशियम को पहले ले लें, मैग्नीशियम +2 और कार्बोनेट -2, ये बन गई इसकी Ksp एक्सप्रेशन। नंबर 4 पे देख लें, यहाँ पर सिल्वर फॉस्फेट, सिल्वर फॉस्फेट, सिल्वर फॉस्फेट। अब सिल्वर का मुझे पता है, एक सिल्वर जो है इसका प्लस इसका चार्ज है या ऑक्सीडेशन नंबर है या फॉर्मल चार्ज है या ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी, जो भी आप कह लें। ठीक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा कि ये फ़र्क क्या है इनमें, पर ये प्लस है। और अगर यहाँ पे ये 3 है, सिल्वर 3 है, तो इसका मतलब ये 3 इस तरह से, इस तरह से ये 3। अब ये कितना हो गया, ये +3 हो गया। अगर ये +3 हो गया तो एग्जैक्टली ये क्या होगा, -3 होगा।
फॉस्फेट आयन का चार्ज -3 होगा। ये क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन, सिल्वर फॉस्फेट इसका नाम है, सिल्वर फॉस्फेट इसका नाम है। अब यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर हम ये वाला मामला नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको 3 सिल्वर के आयंस चाहिए प्लस के साथ, ठीक है, और फॉस्फेट एक ही चाहिए। ये एक ही तीनों का मसला हल कर रहा है इस तरह से। अब इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन अगर हम बनाएं तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर आयन अपनी कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन ये 3 जो है वो यहाँ भी आएगा और पावर की शक्ल में भी आएगा। इसी के साथ ये फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है, -3 की कंसंट्रेशन के साथ। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इसकी भी बन गई, ठीक है भाई। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसका, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, उसमें वो क्या बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसमें एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बोल रहा है 3 वेज, 3 तरीके, 3 वेज आपने बताने हैं। कौन से 3 वेज हैं जिसकी मदद से आप यील्ड जो है, यानी कि पैदावार जो है, प्रोडक्शन जो है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की, वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की इंक्रीज़ कर सकते हैं किसके अंदर, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पुरानी जो हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक्स हैं उसके अंदर कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ बाकायदा। ये सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो आप तैयार करते हैं ना, वो जिस मेथड से करते हैं उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। और उसी की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है वो उसके 2 मोल बनते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये नेगेटिव इसके साथ लगा हुआ, ठीक है भाई। ये आ गया। तो आप क्या कर रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है वो बन रही है। यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है 3 तरीके बता दीजिए, कोई ऐसे 3 तरीके कि ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है ना, इसकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो जाए, इसकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो जाए, इसकी मिकदार में इजाफ़ा हो जाए। तो पहला तरीका जो है, फर्स्ट तरीका तो प्रेशर का है। क्यों प्रेशर का है, वजह, क्योंकि भाई सल्फ़र डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी गैस है, और जब गैसेस की बात आएगी तो पार्शियल प्रेशर की तो बात आएगी। अच्छा, ये भी आप लोगों को साथ ही बता दूं, एक वीडियो मैंने बनाई थी डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाली, उसमें वो वीडियो सही नहीं चल रही, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फिर बहुत जल्दी में एक और वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने, आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। छोटी वीडियो 10-12 मिनट की, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसकी डेरिवेशन मैंने पूरी उसमें करवा दी है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे याद आ गया, मैंने बोला साथ साथ बता दूं। अब प्रेशर का मामला क्या है, प्रेशर का आपका टारगेट क्या है, वो बोल रहा है कि ऐसा तरीका बताएं जिससे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, किसकी, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की। और जब गैसेस की बात आती है ना, तो ली चैटलियर ये कहता है कि जब गैसेस की बात आए तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए, मोल्स की तादाद, टोटल मोल्स। सल्फ़र डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है जो कि लिखा हुआ नहीं है, 1 मोल है, तो टोटल मोल यहाँ पर 3 मोल्स हैं। टोटल मोल्स यहाँ पे 3 मोल हैं रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल्स प्रोडक्ट साइड पे, 3 मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड पे ये मौजूद हैं। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इंक्रीज़ इन प्रेशर, प्रेशर को आप क्या करें, प्रेशर को आप इंक्रीज़ कर दें। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम यील्ड आपको मिलेगी, जो कोई भी होगी गैस जो है, ठीक है। तो ली चैटलियर ये कहता है कि भाई जो आप देख रहे हैं कि गैसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और गैसेस इन्वॉल्व हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है,
आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, जो भी चीज़ है यहाँ पर उस गैस की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप पहले तो ये करें कि मोल्स चेक करें दोनों साइडों पे टोटल कितने कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं और यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर आपको जो है वो मोल्स रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो आप प्रेशर को क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें। जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये रिएक्शन जो है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ़्ट से राइट की तरफ हो जाएगी, लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी। और लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसका दूसरा मतलब ये है कि प्रोडक्शन की मिकदार बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। और यही वो आपसे बोल रहा है कि कोई एक मेथड बताइए जिसकी मदद से आप सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो इसका तरीका यही है, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दीजिए। वजह, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट साइड पे मोल्स कम हैं। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो कंसंट्रेशन है। इस तरह से भी आप जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हासिल कर सकते हैं। कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन में इजाफा किया जाए, वही बात यहाँ पर आप देख लीजिए कि कंसंट्रेशन जो है जब आप यहाँ पर इसमें इजाफा करेंगे किसकी तरफ, ये जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसकी। लेकिन सबसे पहले जब गैसेस का मामला हो तो आप ये देख लें कि मोल्स की तादाद कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, ये सबसे पहले मेन इशू है। खैर मैं इन पर तफसीली वीडियोस बना चुका हूँ। तो कंसंट्रेशन आप बढ़ा दीजिए, कंसंट्रेशन बोले तो इसकी मिकदार बढ़ा दीजिए। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ कर दीजिए। जैसे ही आप इनकी मिकदार बढ़ाएंगे रिएक्शन क्या होगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जो है वो रिएक्शन मूव करना शुरू कर देगा, लेफ़्ट टू राइट। समझ में आ रही है बात आपको। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा यही निकलेगा कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है भाई। तो कंसंट्रेशन बढ़ा के भी आप जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ानी किसकी है, रिएक्टेंट की। क्यों, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट साइड पे मोल ज़्यादा हैं और ये गैसेस वाला इशू है, ये बात मत भूलिएगा। तीसरे नंबर पे टेम्परेचर की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो डेल्टा एच लिखा हुआ है और नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात जहन में रखिएगा कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप ये चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, मैक्सिमम यील्ड मिले, तो फिर आपको टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे खुद ब खुद आपका रिएक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी और आपका मकसद जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, इनके अंदर 1-2 सवाल, 1, 3, 4 ही सवाल हैं। ठीक है। तो उस पर बात करूँगा। मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी तो थ्योरेटिकल हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव केसी एक्सप्रेशन ऑफ अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। वैसे मैं करवा चुका हूँ लेकिन ये मैं दोबारा करवा दूंगा, बहुत आसान है। ठीक है। और उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।